इस वीडियो में हम शिक्षण की जो विधियां हैं, है ना, दो विधियों को देखेंगे दोस्तों, आगमन विधि और निगमन विधि। ये जो दोनों विधियां हैं दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, सीडीपी के लिए। ये विधि आपको हर सीडीपी में पूछा ही जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये जो दो विधियां बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इसमें कंफ्यूज क्रिएट होता है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में पूरा, है ना, आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है। ठीक है, तो आगमन विधि के बारे में देखते हैं पहले। आगमन विधि जो होता है, आगमन विधि के जो जनक है या फिर प्रतिपादक, आपको याद रखना है ना। आगमन और निगमन विधि दोनों का प्रतिपादन किसने किया है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है कि कौन है इसका प्रतिपादक, तो अरस्तु जी हैं। ठीक है ना। आगमन विधि में देखेंगे, इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों, प्रयोगों से अध्ययन कराया जाता है और नियम निकाले जाते हैं। कहने का मतलब है कि आगमन विधि में पहले अनुभव, उदाहरण, कई सारे प्रयोग कराए जाते हैं बच्चे को। इसके बाद से फिर हम नियम की ओर लेके जाते हैं। पहले हम बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में बताते हैं, है ना। जैसे अगर हमको क्लास में अगर संज्ञा बतानी हो तो हम पहले कई सारे नाम, उदाहरण ले करके बच्चे को बताते हैं, फिर उसको ये चीज़ बतलाते हैं कि इसी को क्या है कि संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना। अब आगे हम देखेंगे, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होता है। अब आपको याद रखना है, बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है कि जो आगमन विधि होता है, ये जो शिक्षण विधि है, ये छात्र केंद्रित विधि होता है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देता है। बेहद इंपॉर्टेंट टाइम है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आपको इसमें एक कन्फ्यूज वाला आता है कि आगमन विधि और निगमन विधि में, तो आपको याद रखना है, जो निगमन विधि जो होता है शिक्षक केंद्रित विधि होता है, जबकि आगमन जो विधि होता है ये छात्र केंद्रित विधि होता है। ठीक है, अब इसको और आगे देखेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण जो तर्क है आपको याद रखना है, क्योंकि आगमन विधि का ही विपरीत क्या होता है, विपरीत क्या होता है, निगमन विधि। या फिर ये भी कह सकते हैं कि निगमन विधि का जो विपरीत होता है आगमन विधि होता है। आपको एक विधि को याद रखना है जो आपको अच्छा लगे, या तो आप निगमन विधि को याद करिए या तो आप आगमन विधि का जो है बातों को याद रखिए। अगर आपने आगमन विधि का याद है तो इसका उल्टा जो होता है क्या होता है, निगमन विधि बन जाता है। और निगमन विधि का जो जितना इसमें दिया हुआ है ये किसका बन जाएगा, ये हो जाएगा आगमन विधि का। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे। आपको आगमन विधि आपको थोड़ा सा याद रखने में कठिनाई होगा। ठीक है, क्योंकि आगमन विधि किस पर बात करता है, उदाहरण से नियम की ओर। पहला है उदाहरण से नियम की ओर बात कौन करेगा, आगमन विधि। लेकिन जो निगमन विधि होता है ये नियम से उदाहरण। तो हमको याद रखना है क्या, नी से निगमन और नी से नियम। तो इसको अब याद रखिएगा, नी से निगमन हो जाएगा और नी से नियम हो जाएगा। तो इसको याद रखने में आपको बहुत हेल्प होगा। आपको इतना बस पकड़ना है कि नी से नियम होता है और नी से फिर निगमन होता है ना। नी से नियम, नी से निगमन। तो नियम निगमन विधि में क्या रहेगा कि पहले नियम से उदाहरण की ओर जाना होता है। ठीक है, और इसी का हम जब आगमन विधि का अपोजिट देखेंगे तो ये क्या कहता है कि उदाहरण से नियम की ओर लेके जाना है। उदाहरण जैसे हम बच्चे को उदाहरण देंगे, है ना, इसके बाद जो है बच्चे को हम नियम की ओर धीरे धीरे लेकर के जाते हैं। और निगमन क्या करता है कि पहले हम नियम को बताते हैं, बाद में हम उदाहरण की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे निगमन में ही, तो सूक्ष्म से किसकी ओर चलता है, स्थूल की ओर चलता है। ठीक है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेगा। और आगमन विधि इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। ठीक है, और निगमन विधि क्या हो जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। और आगमन विधि क्या, इसका अपोजिट हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ठीक है, और निगमन विधि में अमूर्त से मूर्त की ओर लेकर जाया जाता है, और आगमन में क्या किया जाता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाया जाता है ना। मूर्त मतलब कि मूर्त चीज़ों को जिसको हम छू करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, वो मूर्त चीज़ें होती है। अमूर्त चीज़ें हम कल्पना में चिंतन कर पाते हैं, तो ये अमूर्त चीज़ कहलाता है। ठीक है ना। और निगमन विधि किस पर बात करता है, निगमन विधि प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर बात करता है, और आगमन विधि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बात करता है। ठीक है, निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है, और आगमन विधि क्या है कि ज्ञात से
अज्ञात की ओर चलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, या तो आपको जो सही लगा, जो मैंने बताया जिस तरीके से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, कि नी से नियम होगा, है ना, नी से निगमन, नी से नियम, आप इसको बस याद रखिए, निगमन वाली को, नियम वाली को। बाकी इसका अपोजिट जस्ट क्या हो जाता है, आगमन विधि का हो जाता है। तो ये आसान लगेगा आपके लिए, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। बस इसको अच्छे से कंठस्थ रखिएगा। इसमें नियम से उदाहरण, स्थूल सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, प्रमाण से प्रत्यक्ष, अज्ञात से ज्ञात, इसी का अपोजिट क्या हो जाता है, हमारा आगमन विधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे इसी को और अच्छे से समझते हैं। और भी इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, अब समझने वाली चीज़ देखिएगा। आगमन विधि को समझेंगे तो शिक्षण अधिगम की सर्वोत्तम विधि मानी गई है। जो आगमन विधि होता है इसको और सर्वोत्तम विधि माना गया है। यह नए ज्ञान को खोजने के अवसर प्रदान करती है एवं अनुसंधान मार्ग को भी यह प्रशस्त करती है। ठीक है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, या हमें किसी कार्य को पूरा करने में कोई समस्या आती है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने या समस्या का समाधान निकालने के लिए खोज करते हैं, जिससे हमें कई सारे नवीन ज्ञान भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आगमन विधि हम अपने आप को एक अवसर प्रदान करता है कि हम नए ज्ञान की प्राप्ति कर सके, खोजने के लिए हमें अवसर प्रदान करता है। ठीक है ना, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम उस अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो हमारे पास कठिनाई आती है, जो समस्या आती है, उस समस्या से मतलब समाधान के लिए जो हमें न्यूनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो हमें आगमन विधि से ही मिल पाता है। ठीक है, और जब हम नए ज्ञान की खोज कर लेते हैं या अनुसंधान कर लेते हैं, तो एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब जो अब आपको कठिनाई आएगी, कठिनाई में आपको, अगर आपने कुछ काम को करना चाहा, है ना, जो आपकी इच्छा प्राप्ति है, उसमें कई सारी कठिनाई आएगी। अब उस कठिनाई को समाधान करते हुए आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, है ना, पूरा निष्कर्ष, पूरा परिणाम आपको मिला, तो वो निष्कर्ष तक पहुंचता है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चा जब किसी चीज़ को करने के लिए आगे आता है और उस कार्य में बच्चे को जब सफलता मिलता है, तो उसका जो है आत्मविश्वास जो है बढ़ता है ना। बच्चे का जो आत्मविश्वास रहेगा वो बढ़ेगा, क्योंकि हम उसे जो है खुद से कार्य को करते हैं, और इसमें परिस्थितियों में शामिल होते हैं, जिससे हमें रटना नहीं पड़ता है, और हमें क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे आगमन विधि के महत्वपूर्ण जो गुण है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या है, नवीन ज्ञान की खोज का प्रशिक्षण, बेहद इंपॉर्टेंट टाइम है सारी चीज़ें। नवीन ज्ञान को अर्जन करने का अवसर प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक विधि हमने बात की, बच्चों से सामान्य क्या है नियम निकलवाए जाते हैं, और उनमें रचनात्मक आत्मविश्वास गुणों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम जो है स्वयं से निकाल लेते हैं, और इसमें सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है, क्योंकि बच्चा खुद से करके सीखता है। ठीक है, हमने बाकी नियम की बात करी थी, उदाहरण से नियम की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है ना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, और मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। अब इसका हम दोष देख लेते हैं, आगमन विधि में क्या क्या महत्वपूर्ण दोष हैं, इसको देखिएगा। तो प्रत्येक विषय को पढ़ाने या समझाने के लिए उपयुक्त हो यह संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, आधुनिक समय की जो है कक्षा पद्धति, जिसमें हर व्यक्ति को तुरंत ही कुछ न कुछ चाहिए होता है, जिससे जो आगमन विधि का पूरी तरह से प्रयोग कर पाना संभव भी नहीं हो पाता है। हर कोई अपने ज्ञान का तुरंत प्राप्त करना चाहता है, जिससे उनकी धैर्य क्षमता भी खत्म होती जाती है। सीखने में शक्ति व समय अधिक लगता है, केवल सामान्य नियमों की ही खोज हो पाती है। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है, क्योंकि इसमें खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि की आवश्यकता ही पड़ती है। ये जो महत्वपूर्ण आगमन विधि के जो है दोष हैं, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आप निगमन विधि के बारे में देखिएगा, इसमें शिक्षक नियम का उल्लेख करता है ना, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित होता है ना, पहले बात किए थे। उन नियमों के आधार पर छात्र सीखता है, लेकिन छात्र इसमें खुद से कार्य को नहीं करता, बल्कि शिक्षक द्वारा बताए गए नियम के आधार पर ही
करते हैं, अपना कार्य को पूरा करते हैं। आगमन विधि में बच्चा स्वतंत्र होता है नियम खोजने के लिए, बनाने के लिए, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो निगमन विधि होता है इसमें शिक्षक के नियमों का पालन करते हुए छात्र जो है सीखता है, ठीक है ना, और इसमें खुद से कार्य करने का मौका नहीं मिलता, जबकि इसमें शिक्षक द्वारा ही जो नियम बताए जाते हैं, जो चीज़ धारणाएं रखी जाती हैं, उसके आधार पर ही बच्चा अपना कार्य को पूरा करता है, ठीक है। अपने ज़रूरतों या फिर समस्याओं को पूरा करता है, लेकिन इसका यह ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता है तथा साथ ही साथ छात्र को अनुभव भी प्राप्त नहीं हो पाता है। ये इसके निगमन विधि के कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। अब इसका जो आप दोस्त देख लीजिएगा, निगमन विधि से शिक्षण कार्य तेजी से हो पाता है, ठीक है। इसमें कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। छोटे कक्षा के लिए नहीं है दोस्तों, ये बड़ी कक्षा में सब कारगर होता है। उच्च कक्षा के छात्रों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे हमने कहा, इसमें शिक्षक व छात्र दोनों को कम मेहनत करनी पड़ती है। इसमें रटना होता है, इसीलिए स्मरण शक्ति का विकास होता है। और इसके अब दोस्त देख लीजिएगा, तो रटने को प्रोत्साहित या बढ़ावा देती है, जो कि सही नहीं। हमारा इन सब क्या कहता है कि हमें रटंत प्रणाली से बच्चे को क्या है मुक्त करना है, ठीक है। यह जो है वैज्ञानिक विधि नहीं है। आत्मविश्वास का विषय विकास जो है उसमें नहीं हो पाता है और नियमों पर आश्रित रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था दोस्तों, आपको ये इतना याद रखना है। आगमन और निगमन विधि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे फिर सीटेट हो, सीजीटेट हो, या फिर शिक्षक भर्ती का हो, रीट, यूपी, जिस भी शिक्षक भर्ती में ये टॉपिक आता है और उसमें इन्हीं सब कॉलम से ही, है ना, क्वेश्चन बन करके आता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि